Hello friends, in today's topic we are going to discuss about normalization. First, it must be clear inside the mind that what is normalization. So let us start with its short description about normalization. Normalization is going to work for the database. That is one kind of concept which is going to be implemented for the database design. Okay, one thing you must be clear कि normalization है वो database design के लिए एक टेक्निक implement होती है. That is the concept is theory based, but you have to implement it in practically ways. So first you must be clear with all its technique steps. It's a step by step process. उससे क्या होगा कि आपका डेटाबेस अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होगा. So database normalization is a technique of organizing the data in the database. मैंने पहले ही बोला आपको कि डेटाबेस में आपका जो डेटा ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए कंसेप्ट इस्तेमाल आपको करना चाहिए नॉर्मलाइजेशन. ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट अगर उसकी टेक्निक को इस्तेमाल करोगे तो आपका डिजाइन डेटाबेस डिजाइन इस तरीके से होगा कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज करोगे तब. Normalization is a systematic approach of decomposing tables to eliminate data redundancy and undesirable characteristics like insertion, updation, deletion, anomalies. ओके अब ये चीज जानना जरूरी है कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है वो क्या करता है. तो क्या वो आपके टेबल को डिकम्पोजिंग करता है. डिकम्पोजिंग मानी टेबल को इस तरीके से डिजाइन करना है और जरूर पड़े तो एक टेबल को इतने टेबल्स में स्प्लिट किया जाता है कि जिससे कैसे भी करके डेटा का डुप्लीकेशन एलिमिनेट होना चाहिए. मानी डेटा डुप्लीकेशन बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए. एक तो ये बात है. दूसरी बात क्या है कि इसमें आपका इंसर्शन तो क्या इंसर्शन की अननेसेसरी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए. अपडेशन गलत नहीं होना चाहिए. डिलीशन करने जब आप कोई डेटा को डिलीट करते हो तो डेटा को डिलीट करने पे ऐसा कोई डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए जो डेटा आपका काम का हो. ये सारी दिक्कतें कब होती है जब आप डेटाबेस डिजाइन करते हो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है. तो इसलिए डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अगर आप यूज करोगे तो ना तो आपका डेटा डुप्लीकेशन बढ़ेगा और ना तो आपको इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन, एनामोलाइज का सामना करना पड़ेगा. अच्छा, ये कोई एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है. धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, ऐसे आपको आगे बढ़ना है तभी आपका डेटाबेस प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज हुआ होगा माना जाएगा. So it is a multi-step process that puts data into tabular form by removing duplicate data from the relational tables. ये याद रखना जरूरी है कि ये this concept normalization concept is used inside the RDBMS Relational Database Management System. उसमें ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है और दूसरा ये आपके डेटा को किसमें वो सेट करता है तो कि टेबुलर फॉर्म में. और वो इस तरीके से ये टेक्निक होती है कि जिससे आपका डेटा का डुप्लीकेशन होगा ही. बराबर है. तो स्टेप्स आगे हम देखेंगे बाद में. नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड फॉर मेनली टू पर्पस. इसको इस टेक्निक को यूज करने का दो ही कारण है. पहला कारण जैसे हमने आगे डिस्क्रिप्शन में डिस्कस किया कि एक तो अननेसेसरी जो डेटा होता है, मानी एक ही डेटा बार बार कहीं रिपीट हो रहा है, उसको रिमूव करने का. दैट इज द एलिमिनेटिंग द रिडंडेंट डेटा. सेकंड थिंग इज व्हाट कि एंश्योरिंग डेटा डिपेंडेंसीज मेक सेंस दैट डेटा इज लॉजिकली स्टोर. देखो, डेटा स्टोर होता है फिजिकली, लेकिन जो एक्सेस हम करते हैं उसको देखते हैं अलग अलग तरीके से, वो चीज होती है लॉजिकल. बराबर है. ओके, कोई चीज आपके पास कोई सपोज मान लीजिए कि कोई चीज है, बराबर है, उस चीज को आप अलग अलग तरीके से यूज करते हो लेकिन वो चीज तो वही होती है. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट डेटा को आप लॉजिकली स्टोर करते हो अलग अलग तरीके से जिससे डेटा की डिपेंडेंसीज प्रॉपर्ली रहे. ये बात क्या हुआ आपका प्राइमरी की और फॉरेन की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग उसका रीजन में बता रहा हूँ कि प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है अगर आप अपने टेबल्स को नॉर्मलाइज फॉर्म में ड्राफ्ट करेंगे या डिजाइन करेंगे तो ये दो पर्पस के कारण हम नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. ओके, अब अगर आपका डेटाबेस है वो नॉर्मलाइज नहीं है तो कौन कौन से प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा वो जानना भी जरूरी है. तो ही हमको पता चलेगा कि नहीं, मुझे मेरा डेटाबेस जब भी मैं डिजाइन करूं
तो नॉर्मलाइज कंसेप्ट इस्तेमाल करना ही चाहिए। So without normalization, it becomes difficult to handle and update the database without facing data loss. ओके, अगर आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं होगा तो आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि आपका डेटा लॉस हो सकता है, आपका डेटा गलत इंसर्ट हो सकता है, आपका डेटा आप मॉडिफाई कर रहे हो लेकिन अननेसेसरी कोई दूसरा डेटा भी बदल जाएगा आपकी एक अपडेट क्वेरी के द्वारा, तो वो नहीं होना चाहिए। आप डेटा को डिलीट करो तो डेटा डिलीट हो रहा है तो दूसरे डेटा को जिसको हमको डिलीट नहीं कर रहा है वो भी होगा। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं होगा तो ये सारी चीजें का सामना आपको करना पड़ेगा, जिसको डेटाबेस की भाषा में इसको बोला जाता है एनामोलिस। एनामोलिस का मतलब यही है कि जो चीज हम नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है जब हम कोई इंसर्ट क्वेरी, डिलीट क्वेरी या अपडेट क्वेरी लिखते हैं। क्योंकि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट किससे होता है, एक तो इंसर्ट से जिससे नया डेटा आता है, अपडेट से डेटा आप चेंज करते हो, और डिलीट से आपका डेटा डिलीट होता है। ये तीनों चीज ऐसी है जो आपके डेटा को मैनेज करती है, मेंटेन करती है, और यही तीन कारण है कि जिसकी वजह से अगर आपने डेटा को बेस को प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किया होगा तो आपको एनामोलाइज का सामना करना पड़ेगा। Insertion, updation and deletion anomalies are very frequent if database is not normalized. ये बार बार आपको सामना करना पड़ेगा। To understand this anomalies, let us take an example of student table. तो हम स्टूडेंट टेबल में देखेंगे कि अगर हमने स्टूडेंट टेबल को नॉर्मलाइज फॉर्म में डिजाइन नहीं किया होगा तो हमको ये सारे एनामोलाइज का सामना करना पड़ेगा। वो क्या है वो देखते हैं हम। Here you can see the example where the student table contains the student ID 401 2 3 4. Student names are Adam, Alex, Stuart, and Adam is there. Adam entries are of 2 times, but their student ID is different. मैं here दो Adam है, दोनों की ID अलग अलग है, इसका मतलब दो Adam है जिनके नाम से मिलर है। एड्रेस देखिए आप तो नोएडा, पानीपत, जम्मू एंड नोएडा इज देयर। जो 401 एडम है उसने बायो लिया है, 402 वाले ने मैथ्स लिया है, 403 स्टुअर्ट है उसने मैथ्स लिया है, 404 वाले ने फिजिक्स लिया है। अब ये जो डेटा टेबल है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बराबर है, और इसकी वजह से आपको किसका सामना करना पड़ेगा तो इंसर्शन एनामोलाइज का, अपडेशन का और डिलीशन का। क्या है देखते हैं। पहली बात करेंगे हम अपडेशन एनामोलाइज का। अपडेशन एनामोलाइज में क्या होगा, to update address of a student who occurs twice or more than twice in a table, we will have to update student address column in all the rows, else data will become inconsistent. आप देख सकते हो कि एडम जो नोएडा वाला है लेकिन वो दोनों एडम अलग अलग है क्योंकि दोनों ने अलग अलग सब्जेक्ट मान लीजिए कि लिया है। तो अगर आप उसका एड्रेस चेंज करने जाओगे तो आपको रो बाय रो क्या करना पड़ेगा, आईडी के आधार पे आपको क्या करना पड़ेगा, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। मानिए उस दौरान आपको आईडी को ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना अगर आप स्टूडेंट एड्रेस को चेंज करोगे, सपोज मान लीजिए कि मैं नोएडा का दिल्ली करता हूँ तो दोनों एडम के नोएडा की जगह पे क्या एड्रेस आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अपडेशन एनामोली। एनामोली में क्या होगा, आपको आप अपडेशन सपोज मान लीजिए बायो वाला क्या कर रहे हो लेकिन साथ में किसका हो रहा है, फिजिक्स का, वो गलत है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा है इंसर्शन एनामोली। एंड इंसर्शन एनामोली में क्या आपको सामना करना पड़ेगा, फॉर सपोज फॉर ए न्यू एडमिशन, नया कोई स्टूडेंट आ रहा है, वी हैव a student ID, name, address of a student, but if student has not opted for any subject yet, then we have to insert null there, leading to insertion anomaly. अब इसमें क्या दिक्कत होगी कि मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो हम उसकी एंट्री किस में करेंगे, स्टूडेंट टेबल में। मान लीजिए 401 है जिसका नाम ईवान है और वो दिल्ली का रहने वाला है, बराबर है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी तक उसने कोई सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है, माने उसने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना, तो उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि वी हैव टू इंसर्ट नल देयर। ओके, हमको तब क्या करना पड़ेगा, अगर उसने कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया है तो हमको नल वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। उससे हमारा क्या दिक्कत होगा, हमको इंसर्शन एनामोली का सामना करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लमेटिक। थर्ड वन इज डिलीशन एनामोली। डिलीशन एनामोली में क्या होगा, देखिए, if student ID 401 has only one subject and temporarily he drops it when we delete that row, entire student record will be deleted along with it. Okay, 401 has only one subject and temporarily he drops it. मान लीजिए कि एडम जो नोएडा वाला है जिसने बायो लिया है, अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम उसको वो अगर मान लीजिए कि बायो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है वो ड्रॉप कर रहा है,
मानी वो बायो सब्जेक्ट के साथ नहीं जाना चाहता है, तो दिक्कत क्या होगी यहाँ पे कि जब मैं रिकॉर्ड डिलीट करूंगा तो मेरा पूरा रिकॉर्ड मानी 401 एडम नोएडा वो सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएगी। जब वो सिर्फ क्या कर रहा है तो कि सब्जेक्ट ऑफ जो बायो किया है वो ड्रॉप कर रहा है, मानी वो सब्जेक्ट के साथ नहीं जाना चाहता है। तो डिलीट अगर क्वेरी में लिखूंगा तो मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वैल्यू तो डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए क्या दिक्कत होगी कि जब मैं बायो वाले के रिकॉर्ड को डिलीट करने जाऊंगा तो मेरी पूरी एंट्री डिलीट हो जाएगी। ये चीज क्या दिक्कत क्रिएट करेगी मेरे लिए, तो क्या डिलीशन एनामोली। मानी इस टेबल के आधार पे अगर ये टाइप का टेबल आपके सामने है या ऐसा कोई भी टाइप का टेबल है तो ये टेबल नॉर्मलाइज नहीं है, इसलिए आपको इसमें इंसर्शन की दिक्कत आएगी, इसमें अपडेशन की दिक्कत आएगी और इसमें डिलीशन की दिक्कत आएगी, जिसको बोलती है इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन एनामोली। ओके नेक्स्ट। तो अगर आपको ये ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो क्या आपको आपके डेटाबेस की डिजाइन को क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइज फॉर्म में सेट करना, टेक्निक को इंप्लीमेंट करनी चाहिए, माने आपका डेटाबेस का डिजाइन नॉर्मलाइज आपको करना चाहिए। उसके लिए एक स्टेप का एक काम नहीं है। ओके अच्छा, कोई प्रैक्टिकली बहुत ही स्मार्ट है और उनको ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है, ऐसा हो सकता है कि वो सारे स्टेप्स एक ही साथ इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन जो अभी जानकार नहीं है, जो डेटाबेस डिजाइन में आपका तो फर्स्ट स्टेप है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप करने से क्या फायदा है कि आपको जो ये सारी दिक्कतें होगी एनामोलीज की वो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसके स्टेप्स क्या है, तो कि एक तो इसका फर्स्ट नॉर्मल आता है, आपको पहले आपके डेटाबेस को फर्स्ट नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहिए, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में एंड देन बीसीएन। तो वो क्या चीज है वो देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। As the first normal form, no two rows of data must contain a repeating group of information. That is, each set of columns must have a unique value such that multiple columns cannot be used to fetch the same row. Okay, साफ बोल दिया कि नो टू रोज ऑफ डेटा मस्ट कंटेन ए रिपीटिंग ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। बराबर है, यहाँ देख लीजिए ऊपर के टेबल में हम देख सकते हैं कि ऊपर का जो टेबल था जहाँ पे ये स्टूडेंट जो था एडम, दो एडम है जिसने बायो और फिजिक्स लिया है, तो उसकी दो रो है। बराबर है, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो क्या किया है, तो कि यहाँ आप नीचे के टेबल में देख सकते हो कि ये स्टूडेंट एडम इज देयर, उसमें दोनों सब्जेक्ट है बायो एंड मैथ्स। ओके, so here what they are saying, no two rows of data must contain repeating group of information, that is each set of column must have a unique value such that multiple columns cannot be used to fetch the same row। मानी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इस तरीके से होने चाहिए, इसमें रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। मानी एडम बायो भी है, एडम मैथ्स भी है, तो आपको एक ही एडम की एंट्री करनी चाहिए और दोनों सब्जेक्ट इस तरीके से मान लीजिए डाल दिया आपने। ओके, तो क्या दिक्कतें होगी, पहले तो मैं फर्स्ट नॉर्मल का बताता हूँ कि नीचे के टेबल को कैसे कन्वर्ट किया है फर्स्ट नॉर्मल में, वो बताता हूँ। पहले इतना याद रख लीजिए कि दो रो में रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, हर एक कॉलम में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू, इतना आप याद रखिए। फिर एग्जांपल के नजरिए से हम देखते हैं। ईच टेबल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू रोज एंड ईच रो शुड हैव अ प्राइमरी की दैट डिस्टिंग्विश इट एज यूनिक। अभी हमने बोला कि हर एक कॉलम में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या बताया जाता है कि पहले तो ये बताया जाता है कि दो रो में रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आपकी कॉलम में यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। अब कॉलम में यूनिक वैल्यू तभी होगी जब कोई रो हम एंटर करेंगे, रिकॉर्ड डालेंगे, तब कोई ऐसी कॉलम होगी जिसमें प्राइमरी की डाला होगा। अगर प्राइमरी की होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके रिकॉर्ड को क्या करेगा, यूनिकली डिस्टिंग्विश करेगा। तो देखते हैं आगे कैसे करता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। The primary key is a value single column, but sometimes more than one column can be combined to create a single primary key. For example, consider a table which is not in the first normal form. ये जो टेबल मैंने अभी बोला आपको, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस टेबल को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने पहले ही ये बताया कि दिस इज सपोज माय टेबल इज दैट। मैंने टेबल इस तरीके बनाया कि भाई एडम है तो एडम के दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट है तो एडम को अगर आप एक एंट्री डाल के दोनों सब्जेक्ट साथ में लिख लेंगे तो आप क्या करोगे, तो क्या भाई एडम रिपीट नहीं होगा। लेकिन आपने गलती क्या कर दिया कि आपने एक ही रो के अंदर दो दो सब्जेक्ट डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिपीटिंग ग्रुप्स इज देयर। बराबर है। अब एक एडम में
मेरे दो एडम है मान लीजिए, एक एडम है वो नोएडा वाला बायोलॉजी का है और एक एडम जो है वो कौन सा था हमारा, तो कि हमारा एक जो एडम नोएडा वाला बायो वाला था और एक एडम था नोएडा वाला फिजिक्स का था, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग है, माने दोनों अलग अलग है। तो हमने कि इस टेबल में क्या हो रहा है, इस टेबल में ये हो रहा है कि एक ही एडम आपने लिख दिया और दोनों सब्जेक्ट को साथ में लिख दिया, कोमा सेपरेट करके। अब मान लीजिए मुझे मैथ्स की एंट्री देखनी है या बायो की एंट्री देखनी है तो दिक्कतें कितनी होगी। तो इसको क्या करना चाहिए, कैसे इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल, अगर आप इस तरीके से टेबल बना रहे हो तो ये गलत है, इसमें आपको एनामोलिस का सामना करना पड़ेगा, इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट। तो इसको आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, तो वो कैसे होगा देखिए। The first normal form, any row must not have a column in which more than one value is saved, like separated with commas. Rather than that, we must separate such data into multiple rows. कभी इस तरीके से नहीं लिखने का कि एक एडम है तो दो बार एडम आ रहा है या पांच बार एडम आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, तो क्या सब्जेक्ट को कोमा 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 करके लिख रहे हो, ये गलत है। इससे अच्छा है आपको क्या करना चाहिए, तो उसको सेपरेट करना चाहिए। तो सेपरेट कैसे किया जा रहा है आप देखो इधर, या आपका ऊपर वाला टेबल जो है उसको यहाँ ऐसे डिवाइड किया है कि दोनों एडम अलग अलग डाल दो। First atom which has opted the subject biology, second atom which has opted the subject maths. So both are different. So two entries are there. This bio and maths should not be written in such a way. मानी एक ही एडम है उसकी एक 15 है तो दो अलग अलग सब्जेक्ट लिए, आप क्या कर दोगे, आप कोमा डाल के ऐसे डाल दो कि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करने का। तो अगर आपका टेबल आपने इस तरीके से डिजाइन किया है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या करना चाहिए, तो दोनों को सेपरेट करना चाहिए, मैंने आपके कोमा को हटा देना चाहिए। अगर मैं कोमा को हटाऊंगा तो यहाँ मेरे कितने सब्जेक्ट ऑप्ट किए, दो, तो आपको दो रो बनानी पड़ेगी एटम की। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप देख सकते हो कि यहाँ दोनों एटम को सेपरेट किया गया और एलेक्स 14 और स्टुअर्ट 17। यूजिंग द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डेटा रिडंडेंसी इंक्रीजेस। अब प्रॉब्लम भी होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि पहले हमने ये किया कि डुप्लीकेशंस ना हो, इसलिए हमने क्या कर दिया, दो सब्जेक्ट को कोमा डाल दिया, लेकिन वो गलत है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि आपको कोमा नहीं डालना चाहिए, अलग अलग एंट्री दिखानी चाहिए, तो आपका टेबल इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होगी, साफ बोल दिया कि अगर आप अपना टेबल इस तरीके से बना रहे हो तो आपको किसका सामना करना पड़ेगा, डेटा डुप्लीकेशंस का। आपका एटम देखो रिपीट हो रहा है, आपकी एज रिपीट हो रही है, तो नॉर्मलाइजेशन के दो रूल है, हमने पहले डिस्कस किया। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डुप्लीकेशन मस्ट नॉट बी देयर। सेकंड थिंग इज व्हाट, एंश्योरिटी ऑफ द डेटा डिपेंडेंसी इज देयर। तो पहला रूल ये तोड़ रहा है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मैं जब टेबल बनाऊंगा तो रूल यहाँ टूट रहा है। रूल क्या टूट रहा है यहाँ पे कि मेरा डुप्लीकेशन आ रहा है, तो ये टेबल अभी तक नॉर्मलाइज प्रॉपर्ली नहीं हुआ है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपका टेबल कभी प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं होगा, इसलिए हमको कौन से स्टेप में जाना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2, दैट इज द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो लेट अस गो विद दैट। ओके, सो नाउ using the first normal form, data redundancy increases as there will be many columns with the same data in multiple rows, but each row as a whole will be unique. यहाँ पे एडम 15 बायोलॉजी, एडम 15 मैथ्स, तो वैसे तो यूनिक रिकॉर्ड है क्योंकि दो एडम दोनों की एज सेम लेकिन दोनों के सब्जेक्ट अलग, माने दो अलग अलग एंट्री है, लेकिन डुप्लीकेशन हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो लेट अस गो विद द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है देखिए, as per the second normal form there must not be any partial dependency of any column on primary key। कोई भी देखो, there must not be any partial dependency of any column on primary key। प्राइमरी कॉलम पे जो भी कोई डिपेंडेंस हो, जो कोई भी कॉलम उस पे आधारित होती है, देखो याद रख लेना, कोई भी टेबल होता है ना, उस टेबल में कोई कॉलम अगर प्राइमरी की है तो बाकी कॉलम उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। वो डिपेंडेंसी पार्शियली नहीं होनी चाहिए, फुल्ली होनी चाहिए। एग्जाम्पल में आपका ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इतना याद रख लीजिए कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या है कि पार्शियल डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए कॉलम्स की प्राइमरी की वे फुल्ली होनी चाहिए। इट मींस दैट फॉर अ टेबल दैट हैज अ concatenated primary key, each column in the table that is not part of the primary key must depend upon the entire concatenated key for its existence। यहाँ साफ बोल रहे हैं कि अगर एक कॉलम प्राइमरी की है, एक से ज्यादा कॉलम प्राइमरी की है, तो बाकी सारी कॉलम है जिसमें प्राइमरी की नहीं है वो सभी लोग किस पे डिपेंडेंट होने चाहिए, प्राइमरी की पे। जैसे घर में अगर एक कमाने वाला है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की, तो बाकी सभी क्या पार्शियल डिपेंडेंट नहीं होते, फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं।
तो यहाँ साफ बताया गया है कि भाई एक टेबल में एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम प्राइमरी की अगर आपने डाला है, डाल सकते हो, तो बाकी की कॉलम उस पर फुल्ली डिपेंडेंट होनी चाहिए, जिससे उसका एग्जिस्टेंस आना चाहिए। बराबर है। सपोज कोई कोई नाम है, कोई सपोज बोला, बराबर है कि मान लीजिए कि इवान है, तो इवान के फादर कौन है, उसकी पहचान फादर से होती है। उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि आपका बाकी की कॉलम जिसमें प्राइमरी की नहीं है, वो उसकी उसका आधार कौन है, प्राइमरी की या मल्टीपल प्राइमरी की कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट कीज। उसकी डिपेंडेंसी फुल्ली उस पे होनी चाहिए, टेबल में साफ पता चल जाएगा। If any column depends only on part of the concatenated key, then the table fails in second normal form. अगर मान लीजिए कि कोई कॉलम फुल्ली उसके साथ कनेक्टेड नहीं है प्राइमरी की के साथ, तो क्या दिक्कत होगा कि आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फेल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। एग्जांपल में देखेंगे, इन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देयर आर टू रोज फॉर एडम। हमने यहाँ ऊपर देखा कि यहाँ दो एडम के रो है, बराबर है। तो आ गया, to include multiple subjects that is opted for, while this is searchable and follows the first normal form, it is an inefficient use of space. जब आप सर्च करोगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या होगा, तो क्या मान लीजिए कि आप एडम को इंक्लूड करोगे, तो आपको साथ में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके सब्जेक्ट को, क्योंकि दो एडम है, दोनों की एज सेम है। अगर मैं स्टूडेंट का नाम एडम के आधार पर सर्च करूंगा तो दो रो आएगी, अगर एज के आधार पर सर्च करूंगा तो भी दो रो आएगी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या मुझे स्टूडेंट का नाम और साथ में उसका सब्जेक्ट दोनों के आधार पे सर्चिंग करना पड़ेगा, तभी मुझे बायोलॉजी वाला एडम मिलेगा या फिर मैथ्स वाला एडम मिलेगा। तो आगे क्या बता रहे हैं लोग, also in the above table in the first normal form, while the candidate key is student and subject, age of student only depends on student column, which is incorrect as per the second normal form। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, देखो स्टूडेंट कॉलम है, एज है, सब्जेक्ट है। एज किसकी होती है, स्टूडेंट की। सब्जेक्ट किसने ऑप्ट किया होता है, किसने लिया होता है, स्टूडेंट ने। सब्जेक्ट का एज के साथ कोई लेना देना नहीं है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एज का सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मैं जब कोई रिकॉर्ड को सर्च करूं, तब मैं स्टूडेंट और एज साथ में क्यों लेना चाहिए। ये दिक्कतें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अभी हो रही है कि एक कॉलम है सब्जेक्ट, वो सिर्फ स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, तो साथ में एज की क्या जरूरत है, देयर इज नो नीड। सो लेट अस व्हाट इज द आउटपुट, सी first normal form, while the candidate key student and subject, age of a student only depends on student column, which is incorrect as per the second normal. To achieve second normal form, it would be helpful to split out the subjects into independent table and match them up using the student names as foreign keys। इन्होंने कितना बेहतरीन बोल दिया कि यहाँ एज का स्टूडेंट के साथ नाता है और सब्जेक्ट का स्टूडेंट के साथ नाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर इस टेबल को आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको स्टूडेंट और एज का एक अलग टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि एज इज डिपेंड अपॉन स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन स्टूडेंट। तो आपको दूसरा टेबल बनाना चाहिए दैट कंटेन्स द टू कॉलम्स स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट, और स्टूडेंट को आप फॉरेन की डाल दो और उसमें प्राइमरी की डाल दो, तो रिलेशनशिप भी बन गई। समझे बात को। तो इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, देखिए नीचे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहला हिस्सा क्या आएगा, जिसमें आएगा स्टूडेंट और उसकी एज, एडम, एलेक्स एंड स्टुअर्ट। तो देखिए इससे क्या होगा, आपका डुप्लीकेशन रिमूव हो गया। यहाँ एडम की कितनी एंट्री है, दो, एज कितनी बार रिपीट हो रही है, दो बार, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल को दो में डिवाइड करेंगे, तो मेरा एडम कितनी बार आएगा, एक बार, एज भी कितनी बार आएगी, एक बार, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं वैसे तो वैसे तो स्टूडेंट है 3, तो यहाँ कितने स्टूडेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट रहेंगे, ये एक हुआ। अब सब्जेक्ट वाला अलग से टेबल बना लेते हैं, वो कैसा आएगा, ये रहा, क्योंकि स्टूडेंट तो सब्जेक्ट कौन ले रहा है, स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये यहाँ पे आएगा, दिस कॉलम विल बी द प्राइमरी की कॉलम इन स्टूडेंट टेबल एंड दिस इज द टेबल विच इज कॉल्ड द सब्जेक्ट टेबल इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। उसमें ये स्टूडेंट कॉलम है ना, वो फॉरेन की है, फॉरेन की में रिपीट होता है, लेकिन रिलेशनशिप होता है प्राइमरी के साथ, बराबर है। तो यहाँ स्टूडेंट के नाम रिपीट होंगे, लेकिन सब्जेक्ट भी उसके अलग है, तो उससे क्या होगा, वहां हमारा रिपीटेशन कम हो गया और फुल्ली डिपेंडेंसी होगा। अगर मुझे इस टेबल को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मेरा एज है वो स्टूडेंट के आधार पे है, और यहाँ मेरा सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट के आधार पे। जबकि ऊपर वाले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या हो रहा था कि एज स्टूडेंट के साथ है, लेकिन सब्जेक्ट को रिफर कर रहा हूँ तो एज और स्टूडेंट दोनों ले रहा हूँ, हालांकि स्टूडेंट का एज के सब्जेक्ट का एज के साथ कोई लेना देना नहीं है।
तो आप ये समझ सकते हो। तो ये आपका हो गया सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। दिस इज द स्टूडेंट टेबल व्हिच कंटेन्स द प्राइमरी की स्टूडेंट Adam, Alex and Stuart and age is there, and this is your subject table is there which contains the foreign key as a student and they have opted as subjects. This is the better one. In subject table the candidate key will be student and subject column. Now both the tables qualify for second normal form will never suffer from update anomalies. इससे क्या फायदा होगा कि अब आप अपडेशन करोगे तो आराम से होगा, जब आप अपडेट करोगे तो सही वाला अपडेशन होगा, गलत वाला नहीं होगा। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में अगर आपने ये टेबल को चेंज किया, उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उससे आपका अपडेशन एनोमलीज कम होगा। Although there are a few complex cases in which the table in second normal form suffers update or anomalies, and to handle this scenario, third normal form is there. लेकिन फिर भी कभी-कभी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में फिर भी अपडेट एनोमलाइज की डिफिकल्टीज फेस आपको करनी पड़ेगी, जिससे लिए बेहतरीन है कि आप कौन सा फॉर्म यूज करें, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। So let us see with the third normal form. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या देखिए, इट अप्लाइज एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। याद रखना, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल मस्ट बी डिपेंड ऑन प्राइमरी की। जितनी भी एट्रीब्यूट मानी कॉलम, हमने पहले ही बोला था कि भाई आरडीबी में इसमें कॉलम को दूसरा नाम होता है उसका एट्रीब्यूट और तीसरा नाम होता है उसका फील्ड। तो जितने भी कॉलम है, जो कॉलम है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मानी वो जिसमें प्राइमरी की हमने डिफाइन नहीं की है, वो कंपलसरी किस पे आधारित होनी चाहिए, प्राइमरी की कॉलम पे होनी चाहिए। दे मस्ट बी कंपलसरी डिपेंड अपॉन द प्राइमरी की। एज अ चाइल्ड ऑलवेज इट विल डिपेंड अपॉन द फादर, दैट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज़ earning person suppose is the father is there inside the family, then all family members including the children, they are fully must be remain dependent upon the primary key. Okay, so whatever the decisions are going to be taken by the father, that all have to be followed by the dependent, मानी वाइफ है, चिल्ड्रन है, उनको मानना पड़ेगा क्योंकि कमाने वाला एक है, तो उनको ये सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जितनी भी कॉलम है जो नॉन प्राइम है, जिसमें कोई प्राइमरी की वगैरह डिफाइन आपने नहीं किया है, उसकी फुल्ली डिपेंडेंसी किस पे रहनी चाहिए, प्राइमरी की पे। तो लेट अस सी द एग्जांपल दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और वी कैन से दैट देयर शुड नॉट बी द केस दैट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइंड बाय अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कमाने वाला फादर है फैमिली में और डिसीजन सारे कौन ले रहे, चिल्ड्रंस, या चिल्ड्रन के डिसीजंस दूसरे चिल्ड्रन ले रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अर्निंग पर्सन होता है, उसको पता होता है कि इसमें कितना खर्च होगा, कितना इनकम आ रहा है, कहाँ कहाँ इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना सेविंग करना है, वो उसको मालूम है। अभी कोई चाइल्ड है, वो दूसरे चाइल्ड का अगर डिसीजन लेने लगेगा, तो फिर जब इनकम का मामला आएगा, पैसे का मामला आएगा, उस दौरान उसको डिसीजंस गलत होंगे, ये आप समझ सकते हो। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उस एग्जांपल को यहाँ ले रहा हूँ कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मानी कोई चाइल्ड ऐसा है जो पेरेंट नहीं है, ओके, चाइल्ड इज चाइल्ड, वो दूसरे चाइल्ड का डिसीजन उसको लेना नहीं चाहिए क्योंकि उसको नहीं पता है कि कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है। सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड अपॉन टेक द डिसीजंस ऑफ द अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट बी डिपेंडेंट अपॉन द प्राइम एट्रीब्यूट, ये आपको पहले मैंने बताया। और अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव फंक्शनैलिटी डिपेंडेंसी शुड बी रिमूव। अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो उसको ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। वो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उसको आपको रिमूव करना है, तभी आपका डेटाबेस डिजाइन परफेक्टली होगा। ओके, तो उसके लिए याद रख लेना, पहली चीज तो ये कि आपका जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कोई टेबल को ड्राफ्ट करो तो आपका सेकंड नॉर्मल तक रेडी होना चाहिए, तो ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने का, वरना नहीं। सेकंड में आओ तो फर्स्ट में होना चाहिए, ये रूल तो आपको पहले बता दिया। ओके, हियर यू सी द एग्जांपल, दिस इज द स्टूडेंट डिटेल टेबल इज देयर वेयर द स्टूडेंट आईडी इज देयर, नेम इज देयर, डेट ऑफ बर्थ इज देयर, स्ट्रीट इज देयर, सिटी इज देयर एंड स्टेट एंड जिप इज देयर। अब यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, लेकिन स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, ये जो है ना आपका स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप, ये किसके आधार पे होता है, तो क्या स्ट्रीट, सिटी, स्टेट डिपेंड्स अपॉन जिप, बराबर है। सपोज मान लीजिए कि आपको राजकोट में आप रह रहे हो,
और आपका पिन कोड है 360005। तो 360005 मीन्स द यूनिवर्सिटी ऑल एरियाज आर देयर, बराबर है। जनरली यूनिवर्सिटी एरिया और कालावड़ रोड जो एरियाज होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, 360005 में आ जाते हैं पिन कोड में। तो पिन कोड के आधार पे क्या होता है, तो पिन कोड के आधार पे उसका स्टेट होता है 36000123 दे ऑल आर बिलोंग्स टू राजकोट सिटी। ओके, सो राजकोट सिटी इज बिलोंग टू गुजरात। तो गुजरात में राजकोट सिटी में पर्टिकुलर पिन कोड नंबर है, तो इसका और उसके आधार पे सिटी के हिसाब से स्ट्रीट होती है। ओके, तो स्ट्रीट सिटी स्टेट किस पे आधारित होता है, जिप पे। जिप, तो स्ट्रीट सिटी स्टेट को स्टूडेंट के नाम और स्टूडेंट आईडी पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड है जिप कोड के साथ। मानी हमारा जो इंडिया में होता है हम बोलते हैं पिन कोड के साथ, अब्रॉड में उसको जिप कोड बोलते हैं, हम उसको पिन कोड बोलते हैं। तो स्ट्रीट सिटी और स्टेट, उधर से स्टूडेंट आईडी, स्ट्रीट सिटी स्टेट इज नॉन प्रेम एट्रीब्यूट, उसका आधार पे आप स्टूडेंट नाम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस कॉलम्स कैन नॉट टेक द डिसीजंस ऑफ दिस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, क्योंकि स्टूडेंट नाम और डेट ऑफ बर्थ भी नॉन प्राइम है, स्ट्रीट भी नॉन प्राइम है, सिटी भी नॉन प्राइम है, स्टेट भी नॉन प्राइम है, ये गलत हो गया। इसलिए इस टेबल, ये टेबल जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसा दिखेगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो कि जो स्टूडेंट आईडी है ना, स्टूडेंट टेबल, उसको इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जिप। स्टूडेंट आईडी का कनेक्शन जिप के साथ है, ना कि स्ट्रीट सिटी स्टेट के साथ, क्योंकि उसका सेपरेट, उसका डिपेंडेंसी कौन है, जिप। तो एक टेबल इसमें क्या बनेगा, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल आएगी, स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जिप, और दूसरे में एड्रेस आएगा स्टूडेंट का। जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो कि स्ट्रीट सिटी स्टेट का डिपेंडेंसी किस पे, जिप पे। तो आपकी जिप उसमें प्राइमरी की होगी, और स्ट्रीट सिटी स्टेट क्या होगा, डिपेंडेंट होगा जिप पे, और ये जिप होगी फॉरेन की, दैट इज कनेक्टेड, दिस जिप इज फॉरेन की व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस जिप। फिर से ये स्टूडेंट आईडी है आपकी प्राइमरी की होगी, नाम होगा वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मानी यहाँ कोई की नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ कोई की नहीं होगी, जिप होगा वो फॉरेन की होगा व्हिच इज कनेक्टेड विद दिस प्राइमरी की, और ये एड्रेस टेबल में ये जिप क्या होगा, प्राइमरी की, और ये स्ट्रीट सिटी स्टेट किस पे आधारित होंगे, जिप पे, और यहाँ पे जिप डीओबी, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टूडेंट नेम किस पे आधारित होंगे, स्टूडेंट है। अब ये हुआ आपका फर्स्ट क्लास कौन सा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेटाबेस डिजाइन। दिस इज द परफेक्ट टेबल वी कैन से। ओके, यहाँ पे आपको डेटा इंटीग्रिटी भी मिलेगा और डेटा डुप्लीकेशन नहीं होगा, बराबर है। आगे नेक्स्ट वी विल सी। अभी ऐसा हो सकता है कि आपने 3 फॉर्म तक कवर किया डेटाबेस डिजाइन को, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से बाद में सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन कभी कभी आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो डेटाबेस होता है ना, उसको भी आगे ले जाना पड़ सकता है एक स्टेप और, इसको बोलते हैं BCNF, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। अब ये क्या चीज है वो देख लेते हैं। लास्ट ये चीज है इस नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट में, थोड़ा लंबा कंसेप्ट है। टेबल्स दैट आर इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी इन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। जनरली कोई भी टेबल अगर आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में डिजाइन कर लिया तो BCNF में होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। वो कब चीज हो, कब सिचुएशन होती है वो हम देख लेते हैं। BCNF is considered a special condition of third normal form. A table is in BCNF is every determinant and it depends upon the output of other is a candidate key. बराबर है। कोई भी अगर डिटर्मिनेंट होता है, मानी जिसका एग्जिस्टेंस किसी और के आधारित निकलता है, तो चाइल्ड का एग्जिस्टेंस फादर के ऊपर से होता है, तो फादर मस्ट बी द प्राइमरी की। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मानी डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ अदर। अगर पेरेंट की इनकम आएगी तो चिल्ड्रन को फैसिलिटी मिलेगी, जैसी इनकम होती है वैसी फैसिलिटी मिलती है, उसको बोलते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मींस डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ अदर, और वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। मींस कैंडिडेट की मींस व्हाट, दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन द वन स्ट्रांग की, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की इज दैट। ओके, अ टेबल कैन बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बट नॉट इन BCNF। कभी-कभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो टेबल होता है वो BCNF में नहीं होता है। ये कब होता है, दिस अकर्स व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की एट्रीब्यूट। कभी कभी ये चीज क्या हो जाती है, हमने पहले बोला कि भाई डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिपेंड होता है किस पे, कैंडिडेट की पे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि उसमें जो डिटर्मिनेंट होता है ना, ओके, तो व्हेन ए नॉन की एट्रीब्यूट, आपका जो भी होगा कोई कॉलम,
वो कॉलम होगी वो नॉन की होगी, मानी उसमें ना कोई कैंडिडेट की प्राइमरी की डिफाइन नहीं होगी, और वो डिटर्मिनेशन मानी वो किसी और के डिसीजंस लेता होगा। ओके, और की एट्रीब्यूट्स के बराबर है। नॉन की एट्रीब्यूट किसके डिसीजन ले रहा है? की एट्रीब्यूट के। ऐसा नहीं होना चाहिए। की एट्रीब्यूट किसके डिसीजन लेने चाहिए? नॉन की के। हालांकि उल्टा हो जाता है कभी कभी, नॉन की एट्रीब्यूट विल टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ द की एट्रीब्यूट, ये गलत है। Following is the decision diagram may look like one below. Here you can see A and B is there. They are depend upon the C and D, output of the C and D, while the C is depend upon the output of B, while A and B is defined as a primary key. So see, the table is in third normal form. A and B are the keys. A and B दोनों की है, देख लीजिए, क्योंकि अंडरलाइन किया होता है ना, उसको की बोलते हैं। एंड C and D डिपेंड अपॉन बोथ A and B. C और D किस पे ज्यादा रहते हैं? A and B पे। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, देखिए कि A and B प्राइमरी की होने के बावजूद भी, या कैंडिडेट की होने के बावजूद भी, A and B कैंडिडेट की है, फिर भी वो डिपेंडेंट किस पे? आउटपुट ऑफ द C and D, विच इज करेक्ट और इनकरेक्ट? सो इट इज इनकरेक्ट। तो भी की एट्रीब्यूट होता है वो डिपेंडेंस, वो किसके डिसीजन लेता है? नॉन की के। अब यहाँ पे सी और डी तो नॉन की है और ए एंड बी की है, तो ए और बी डिपेंड होना चाहिए सी और डी पे, या सी और डी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए ए और बी पे, वो हम देखेंगे। There are no transitive dependency existing between the non-key attributes C and D. The table is not in BCNF because a dependency exists between C and B. Okay. In other words, if we know the value of C, we can determine the value of B. अगर हमारे पास C की वैल्यू होगी तो हम किसकी वैल्यू डिपेंड कर सकते हैं? B का। यानी ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का डायग्राम नहीं है, टेबल में पता चलेगा ज्यादा अच्छी तरीके से। We can also show the dependencies like this. अगर आप जानते हो A और B को, A और B की वैल्यू आपके पास है, तो आप किसकी डिफाइन कर सकते हो? C और D की। और अगर C की तो आप डिफाइन कर सकते हो B की। ऐसा ये लोग बोल रहे हैं इसमें। So let us see the example exactly what it wants to say. See here, अंडरस्टैंडिंग कोएफिशिएंट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखो अभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है कि अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी हो, पहले तो स्टूडेंट आईडी टेबल को देख लेते हैं। स्टूडेंट आईडी इज देयर, नेम इज देयर, कोर्स इज देयर एंड ड्यूरेशन इज देयर। ओके, हियर स्टूडेंट आईडी इज रिपीटेड, नेम इज देयर, कोर्स इज देयर एंड द ड्यूरेशंस। अब ये डायग्राम देखो, स्टूडेंट आईडी होगा तो आपको पता पर आप कह सकते हो क्या? देखो यहाँ पे दिखाया, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी और कोर्स है तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो? ड्यूरेशन। सी हियर this one, if you know the student ID, this line, and if you know the course, then you can define the duration. अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है और कोर्स है तो आप किसका बता सकते हो? ड्यूरेशन के बारे में। so this is the student ID, this is the course, then you can define duration. then next is name and course then duration. अगर आप नेम आपके पास है और कोर्स है तो आप क्या डिफाइन कर रहे हो? ड्यूरेशन। then if you know the name, then you can define what? C my this pointer. Then you can define the student ID, and if you know the student ID, then you can be able to define the name. So this is not in BCNF. So how the BCNF will look? So you will be required to divide this table into two parts. Let us see. Now this is the Boyce Court normal form tables. This is your student table was there, na? Now that is going to be split into two tables. One is student info and another is student course. So here see, the repetition has been stopped. 1, 2, 3, Tom, Bob and Alvin is there. Student info is there. Here is the student ID is the primary key. And here the student course is there, where the student ID is there, course is there and duration. Here the student ID is the what? Foreign key is there, which will depend upon the primary key. Okay. And on the base of that, the course and duration is there. Now this table is the perfectly defined inside the Boyce Court normal form. So today we have discussed the topic of the normalization. और आपका जब भी फ्यूचर में लाइफ में कभी भी डेटाबेस की डिजाइन बनाओ ना, तो इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन यूज करना है। अगर नॉर्मलाइजेशन आप डेटाबेस डिजाइन में अगर टेक्निक इस्तेमाल करोगे और स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड और थर्ड, और जरूरत पड़े तो BCN, तो आपकी डेटाबेस डिजाइन परफेक्टली होगी। तो आपको ना तो इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, एनोमलाइज का सामना करना पड़ेगा। So I hope you understood this topic. Even then, if you will have any query, then inside the Google Classroom you can define your queries. Okay, you can be able to give your remarks also. और अगर आपको फिर भी ये नॉर्मलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा है तो वापिस आप मुझे बताना, आपको मैं वापिस रिवाइज करके दूसरे कोई एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।